नमस्ते छात्रों, हिंदी का व्याकरण अध्ययन करना हमने शुरू किया है। कक्षा 10वीं हिंदी व्याकरण में सबसे पहले शब्दभेद का अध्ययन करने के लिए शब्दों के भेद का अध्ययन करना चाहिए। शब्दों का भेद हमने कक्षा 9वीं में अध्ययन किया गया है और शब्दों के भेद यानी मराठी में उसे कहा जाता है शब्दाची जाती। शब्दों के भेद मुख्यतः प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के भेद यानी प्रकार। सबसे पहले क्या आज पढ़ने वाले हैं हम? शब्दों के भेद। शब्दों के भेद। भेद यानी प्रकार। भेद यानी क्या होता? प्रकार। शब्दों के भेद मुख्यतः शब्दों के भेद प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला प्रकार एक सौव्य, दूसरा प्रयोग के आधार पर ही अव्यय। सौव्य इस भेद को विकारी शब्द ऐसा ही कहा जाता है। विकारी शब्द किस नाम से? विकारी शब्द, इस नाम से। दूसरा भेद है अव्यय, उसे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द ऐसा ही कहा जाता है। अब आपको समझ में नहीं आया विकारी शब्द अविकारी शब्द मतलब इसका अर्थ क्या होता है? विकार यानी बदल, बदल यानी व्यय, व्यय यानी परिवर्तन। विकारी बदलने वाले, अविकारी न बदलने वाले। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा, हमने कक्षा 9वीं में भी एक उदाहरण को अच्छी तरह से समझ लिया है। उदाहरण के लिए कमला धीरे धीरे चलती है। यहां पर हमने क्या लिया? कमला धीरे धीरे चलती है। अब हम यहां पर कमला की जगह पर, कमला ये क्या है? स्त्रीलिंग। कमला स्त्रीलिंग है। अब हम यहां पर पुल्लिंग डालकर देखेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, अजय धीरे धीरे चलता है। अब यहां पर हमने परिवर्तन किया। पहले वाक्य में कमला धीरे धीरे चलती है, उसके बाद में दूसरे वाक्य में हमने कमला के जगह पर यानी स्त्रीलिंग के जगह पर पुल्लिंग यहां पर लिखा है। और अब हम दूसरा वाक्य लिखेंगे। यहां पर अगला तीसरा वाक्य हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वह धीरे धीरे चलता है। यह वह एक वचन सर्व यहां पर। अभी हमें दूसरा वे बहुवचन के, वे धीरे धीरे चलते हैं। छात्रों, इन सभी चारों वाक्यों में परिवर्तन होता है। यहाँ पर कमला धीरे धीरे चलती है, अजय धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, वे धीरे धीरे चलते हैं। हमने चारों वाक्यों में देखा है, यहाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर अनेक वचन। यहाँ सभी परिवर्तन किए, लेकिन यह परिवर्तन करने के बाद यहाँ पर जो क्रिया है इसमें परिवर्तन हुआ, लेकिन इन शब्दों में मात्र परिवर्तन बिल्कुल नहीं। इन परिवर्तन होने वाले सारे शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द यानी सव्य, और इन शब्दों को कहा जाता है
जो कि सव्य का है, क्रिया। अब उसमें क्या है, जो धीरे धीरे ये शब्द है इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, जो नहीं बदलते, जो जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ वह होता है अव्यय। अव्यय जो बदलने वाले नहीं है, न बदलने वाले शब्द। यानी धीरे धीरे इस शब्द में कोई परिवर्तन आया? बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो बदलने वाले होते हैं सव्यय यानी विकारी शब्द, मतलब यानी परिवर्तन होने वाले शब्द। यहाँ पर अव्यय यानी अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी जो कि न बदलने वाले। न बदलने वाले कौन से इस वाक्य में? फिर धीरे धीरे ये शब्द अविकारी शब्द कहा जाता है, इसे ही अव्यय कहा जाता है और इसे सव्यय कहा जाता है। अब सव्यय कौन से है और अव्यय कौन से है, हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए सव्यय। सव्यय में संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा है क्रिया। चौथा कौन सा है? क्रिया। अब देखिए ये हो गए सव्यय यानी विकारी शब्दों के मुख्य चार भेद। विकारी शब्द के चार भेद, एक है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा क्रिया। अब इसी प्रकार सव्यय के अनुसार ही अव्यय के भी चार भेद होते हैं। सबसे पहले इसमें अव्यय के क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध सूचक, संबंध सूचक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और इसमें चौथा प्रकार है, चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। हाँ, यहाँ देखिए हमने सव्यय के चार भेद। कितने भेद है? चार। और अव्यय के चार। सव्यय के भेद चार हैं, अव्यय के भेद चार हैं। अब इसमें सबसे पहले सव्यय यानी विकारी शब्द किससे कहा जाता है और अव्यय यानी अविकारी शब्द किससे कहा जाता है, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए परिभाषा, सव्यय की परिभाषा लिखो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा पुरुष आदि के अनुसार बदल या परिवर्तन तथा व्यय होता है उसे सव्यय यानी विकारी शब्द कहा जाता है। मैंने अभी वाक्य में दिखाया ना आपको, धीरे धीरे ये शब्द जो परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमने कमला, ये संज्ञा है, ये बदल दिए। उसके बाद हमने सर्वनाम को डाल दिया, वह भी बदला। एक वचन के बदलकर एक वचन का बहुवचन डाल दिए, ये भी बदला। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे शब्द में बदलाव बिल्कुल नहीं हुआ, क्रिया में बदलाव हुआ था। और यहाँ पर ये जो न बदलने वाला शब्द है वह अव्यय है। अव्यय की कितने भेद है? चार। कितने भेद है? चार। उसमें अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस प्रकार सव्यय की परिभाषा है उसी प्रकार ही अव्यय की परिभाषा है। लिखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार बदल या परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है। सव्यय में क्या होता है? बदल या परिवर्तन होता है और अव्यय में बदल या परिवर्तन नहीं होता। बस ये दोनों सव्यय की परिभाषा और अव्यय की परिभाषा। इसी प्रकार यहाँ पर शब्दों के भेद 8 हैं, लेकिन ये प्रयोग के आधार पर दो ही मुख्य भेद है। एक है सव्यय यानी विकारी शब्द, दूसरा है अव्यय अविकारी शब्द। अब सव्यय के चार भेद, अव्यय के चार भेद।
अब इन 4 भेदों का और अव्यय के 4 भेदों का, इन 8 भेदों का हमें अध्ययन अच्छी तरह से करना है, तभी हम शब्दों के भेद पूरी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि हमने शब्दों के भेद का ही अध्ययन नहीं किया तो अगला भाग, अगला हिस्सा हमें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें सव्यय के भेद का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है हमें? सव्यय के भेद। यानी सव्यय के भेद में सबसे पहला भेद कौन सा है? पहला प्रकार यानी संज्ञा। कौन सा है? संज्ञा। संज्ञा मराठी में जिसे नाम कहा जाता है, अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। संज्ञा। अब संज्ञा शब्दों में यानी इसकी सबसे पहले हमें संज्ञा की परिभाषा अध्ययन करेंगे। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहा जाता है, और इसलिए उसकी परिभाषा हमें यहाँ पर लिख कर लेना है। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान या भाव आदि के नाम को, आप लिख रहे हैं अपनी कॉपी में लिखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थल, इस आदि के नाम को हमें संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद का हमें अध्ययन करना है। मुख्यतः संज्ञा के भेद 5 है। कितने भेद है? 5। सबसे पहले हमें संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद है हमें समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और इसी का 5वां भेद है द्रव्य या पदार्थ वाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। कितने भेद है संज्ञा के? 5। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा, चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां भेद है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञाओं के भेद के 5 भेद माने जाते हैं। हम एक एक भेद का हमें अध्ययन करना है। सबसे पहले हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करना है हमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति, मैं लिख कर दूं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक, आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, किसी ही व्यक्ति का नाम। उदाहरण के लिए अजय,
गीता, उसमें से नांदेड़, नांदेड़ ये शहर का नाम है, ये किसी लड़की का नाम, लड़की का नाम, शहर का नाम नांदेड़। अब हम राज्य का नाम लिखेंगे महाराष्ट्र, जापान, गंगा, पर्वत का नाम लिखें यहाँ पर हिमालय, हिमालय आदि। ऐसे नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें समझ में आ गया, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर इसी संज्ञा का दूसरा भेद, जिस प्रकार हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन किया उसी प्रकार संज्ञा का दूसरे भेद का अध्ययन हमें करना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखिए, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक। संज्ञा के दूसरे भेद की परिभाषा हमने लिखी है। संज्ञा के जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध न होकर समस्त जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने संज्ञा के पहले भेद में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया हमने? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर दूसरे भेद में हम जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन करें। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का नाम, और यहाँ पर जातिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं हो, बल्कि उसके समस्त जाति का बोध होता है। उदाहरण के लिए हमने देखी यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए पर्वत, नदी, शहर, गांव, देश, पेड़ आदि। पर्वत, नदी, शहर, गांव, देश, पेड़ आदि। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा इन दोनों में क्या अंतर देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्वत, अभी इसको अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाए तो हिमालय, सह्याद्री, ये सारे जातिवाचक, लेकिन समस्त जाति का बोध कराता है पर्वत शब्द, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए हम नदी का, यहाँ पर नदी का उदाहरण देखेंगे। नदी के भी कई नाम हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाचक में आएगा गंगा, गोदावरी, जैसे सरयू, ये सारी नदियां हैं। ये सभी नाम हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम लिए, लेकिन इसी जाति का, समस्त जाति का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है? नदी। तो इस समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्द को
क्या है, जातिवाचक। अब इस शहर का उदाहरण आप कहिए, शहर। उदाहरण के लिए हमने कहा पूना, मुंबई, कोलकाता। ये सारे नाम मैंने लिखा, ये सारे नाम क्या है, शहरों के नाम है। ये सारे शहरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, लेकिन इसी शहरों के नाम का उसी समस्त जाति का बोध कराने वाले शहर, कोई विशेष शहर का नाम नहीं, बल्कि समस्त शहरों के शहर। यहाँ पर गांव, इसी प्रकार देश, जापान, अमेरिका, भारत, ये सभी व्यक्तिवाचक हो गए। और इस समस्त जाति का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है, देश, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब जातिवाचक संज्ञा, इनमें क्या अंतर है और किस प्रकार इसको अध्ययन किया जाता है। अब हमें यहाँ पर संज्ञा का तीसरे भेद का अध्ययन करना है। संज्ञा का तीसरा भेद कौन सा है, हमने लिख कर लिया है, देखिए। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा का तीसरा भेद कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किससे कहा जाता है, लिख कर लीजिए परिभाषा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखिए, किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था अथवा स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। जिस प्रकार, अब यहाँ पर देखें, गुण, दशा क्या है, गुण क्या है, दयालु शब्द, दयालु क्या दर्शाता है, उसमें गुण है वो दयालु। उदाहरण के लिए हम कहा जाता है वह अजय बहुत ही दयालु है, दयालु। उसके बाद डर, बूढ़ापा, ऊंचाई, नम्रता, ये भी गुण है, किसी लड़की का नाम नहीं बल्कि ये क्या है, गुण है। नम्रता, दयालु, डर, बूढ़ापा, ऊंचाई, नम्रता, मिठास, दूध में होता है ना मिठास, मिठास यानी मीठा, कड़वा, ये सभी शब्द क्या दर्शाते हैं, भाव दर्शाते हैं, गुण दर्शाते हैं, दशा दर्शाते हैं। बुढ़ापा ये दशा दर्शाता है, डर अंदर भाव दर्शाता है, दयालु ये भी उसका भाव, नम्रता उसका गुण है, ऊंचाई यहाँ पर कड़वा, मीठा ये उसका गुण दर्शाता है। इसलिए भाववाचक संज्ञा इससे कहा जाता है। हमें इस संज्ञा का तीसरा भेद अच्छी तरह से समझ लिए, भाववाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा का चौथा भेद
अध्ययन करेंगे। चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो छात्रों इसकी परिभाषा लिख कर लीजिए। समूहवाचक संज्ञा की जो शब्द यहाँ पर पर्याप्त जगह न होने के कारण मैं लिख कर नहीं देने वाला, लेकिन आप लिख लीजिए, मैं धीरे से कहूँगा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका बोध कराते हैं? जो शब्द किसी समूह या समुदाय, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखें, उदाहरण के लिए देखें, दल। दल होता कोई, उसके बाद गुच्छ, 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 दल, गुच्छ, और चाबियों का ताले होता है ना, उस तालियों का गुच्छ होता है। जुड़ी, आप कहेंगे जुड़ी क्या है? जुड़ी यानी हम जो सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर उसकी जो जुड़ी होती है, मेथी की होती है, पालक की जुड़ी होती है, ऐसे बाजार में सब्जी, वो दल होता है, जुड़ी होती है, गुच्छ होता है। यहाँ ऐसे जो सारे शब्द है, ये सारे शब्द हमें किसमें? सेना, उदाहरण के लिए सेना भी ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा का भेद है। भीड़, 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 भीड़ क्या है? ये भीड़, सेना, भीड़, ये सारे शब्द समूह का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? समूह का। दल, गुच्छ है, जुड़ी है, सेना है, भीड़, ये सारे शब्द किसका बोध कराते हैं? समूह का बोध कराते हैं, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर अंतिम और जो इसका पांचवा भेद संज्ञा का अंतिम और पांचवा भेद है द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा लिखिए, लिखिए परिभाषा। किसी पदार्थ या द्रव्य का, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञा में से कौन से? उदाहरण के लिए दूध, दूध। लेकिन ये सारे शब्द जो द्रव्य या पदार्थ, इससे कहा जाता है जिससे नापा या तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यहाँ पर दूध, शक्कर, सोना, लोहा, दूध, शक्कर, सोना, लोहा आदि, ये सारे शब्द द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी प्रकार हमने जल्दी से क्यों न हो, लेकिन यहाँ पर इतने जल्दी पढ़ाने का आपको मतलब ये है कि ये सिर्फ 2 अंकों के लिए इन सारे 8 शब्दों के भेदों का अध्ययन करना है हमें। कितने? 8। इसमें से सबसे पहले संज्ञा जो आती है ना, वो सारे जो 2 अंकों के लिए, इसमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सव्वे, ये सिर्फ 2 अंकों के लिए हैं। इसलिए इसके ऊपर हमने 9वीं कक्षा में भी अध्ययन किया है अच्छी तरह से। 10वीं में सिर्फ उसके ऊपर एक दृष्टि हमने अगर डाल दी
थोड़ी सी हमने उसको दोबारा समझ लिया तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा समय कम होने के कारण जल्दी जल्दी अध्ययन हमने किया है। इन संज्ञाओं के 5 भेदों का आप अच्छी तरह से आपको अध्ययन किए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझा तो इस हमारे वीडियो को दोबारा फिर से आप ठहरा कर या बाद फिर में उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर धन्यवाद।